साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारा कार्यक्रम एक प्रयास है आप तक खेती किसानी से जुड़ी जितनी भी अहम जानकारियां हैं वो पहुंचाने का, और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा ये अंक हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रकृति का खजाना मिट्टी के बारे में। फिर मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान शिवम तिवारी से, और फिर बात होगी परंपरागत कृषि विकास योजना की। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ। मिट्टी जैविक और अजैविक पदार्थों से मिलकर बना एक ऐसा खजाना है जो सारे जहान का पेट पाल रही है, लेकिन अधिक उपज हासिल करने की दिशा में इसका दोहन हो रहा है। यहाँ तक कि इसकी उपजाऊ शक्ति पर भी असर पड़ रहा है। अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है रसायनों का, जिसके चलते इसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें समय समय पर इसकी जांच करवाते रहना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि किस पोषक तत्व की कमी है, जिसकी आपूर्ति कर हम इसे स्वस्थ बनाए रख सके। आइए इसी संदर्भ में ज्यादा जानकारियों के लिए नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें से अगर किसी भी तत्व की कमी हो जाए तो समझ लीजिए मिट्टी बीमार है। जांच के बाद पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है और किसकी नहीं। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तरह का पोषण चाहिए। जांच के बाद हमारे वैज्ञानिक उस फसल के हिसाब से पोषण की सलाह देते हैं और ये भी बताते हैं कि कौन सा तत्व कितनी मात्रा में डालना है। इसका मतलब हुआ कि मिट्टी की जांच उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकती है और कम लागत में ज्यादा पैदावार दिलाती है। जिस तरह इंसानों में अलग अलग बीमारियों का पता लगाने के लिए खून की जांच की जाती है, उसी तरह मिट्टी की बीमारियों का पता लगाने के लिए उसकी जांच होती है। इस प्रयोगशाला में मिट्टी के पीएच, विद्युत चालकता, जैव कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वगैरह की जांच की जाती है। खरीफ फसलों के लिए अप्रैल मई में और रबी फसलों के लिए अगस्त सितंबर में नमूना लिया जाता है। जांच के बाद किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। इस किसान को जांच के लिए नमूना लेने का अनुभव है। इन्होंने सबसे पहले घास को हटा दिया है ताकि साफ सुथरी मिट्टी मिल सके। इनके पास एक बर्मा है, इसकी मदद से ये 15 सेंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी निकाल लेंगे। लेकिन सिर्फ एक जगह से ही नमूना लेना काफी नहीं है। सटीक परिणाम के लिए 10-12 जगह से नमूना लेना होगा। जिन किसानों के पास बर्मा नहीं है वो कुदाली से भी काम ले सकते हैं। कुदाली से अंग्रेजी के वी आकार का 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदना होगा और फिर एक किनारे से ऊपर से नीचे की तरफ 2-3 सेंटीमीटर की परत निकालनी होगी। इस किसान ने हर नमूने को साफ कागज पर रखा है ताकि मिट्टी में कोई बाहरी गंदगी ना आ सके। अब इन्होंने सभी नमूनों को आपस में अच्छी तरह मिला दिया है और मिलाई हुई मिट्टी को साफ सतह पर समतल बिछा दिया है। उंगली से इसके 4 बराबर भाग किए हैं। आमने सामने वाले 2 हिस्सों को निकालकर अलग कर लिया गया है और बाकी मिट्टी को फिर 4 भागों में बांट लिया है। आमने सामने वाले 2 हिस्सों को फिर से हटा दिया गया। ऐसा तब तक करेंगे जब तक नमूने का वजन आधा किलो न रह जाए। आधा किलो नमूने को साफ कपड़े या पॉलिथीन रख दिया जाएगा और इसके साथ एक पर्ची भी। पर्ची पर किसान का नाम, पता, प्लॉट नंबर या कोई और तरीका जो खेत की पहचान कराता हो लिख दिया गया है। इसी तरह मिट्टी की किस्में दर्ज करेंगे। मिट्टी बारानी है या सिंचाई सुविधा वाली, ये भी लिखा जाएगा और सिंचाई का साधन भी बताना होगा।
इसके अलावा जल निकासी की जानकारी, बोई हुई फसल का नाम, आगे बोई जाने वाली फसल का नाम और जैविक खाद जो डाला गया हो वो भी लिख देंगे। खेत में अगर कोई समस्या है तो वो भी लिख दिया जाएगा, जैसे कम पैदावार वगैरह। सबसे नीचे नमूना लेने की तारीख और किसान के हस्ताक्षर होंगे। इस पर्ची की 3 प्रतियां होंगी। पहली नमूने वाली थैली मक्के अंदर रखी जाएगी, दूसरी बाहर बांधी जाएगी और तीसरी को किसान अपने पास रख लेंगे। 3 दिन के अंदर अंदर इसे प्रयोगशाला भेजना होगा, वरना जांच सही नहीं होगी। याद रहे, नाली की जमीन, पेड़ के पास की जमीन या खाद के ढेर से नमूना नहीं लेना है। हरी खाद, कंपोस्ट या रासायनिक खाद डालने के तुरंत बाद भी नमूना लेना सही नहीं है। इस तरह खेत के गीला होने पर भी नमूना नहीं ले सकते। खाद के बारे में नमूना बिल्कुल ना भरे और मेड़ों से करीब 2 मीटर दूरी तक भी नमूना ना ले। वैसे तो बाजार में मिट्टी परीक्षण किट भी मौजूद है। किसान चाहे तो खुद भी मिट्टी की जांच कर सकते हैं, लेकिन इससे सीमित जानकारी ही मिल पाती है। सही जानकारी प्रयोगशाला से ही मिलेगी। जांच के दौरान अगर मिट्टी में जैव कार्बन 0.5 से कम हो तो मिट्टी निम्न वर्ग की होगी। 0.5 से 0.75 हो तो मध्यम वर्ग की और 0.75 से ऊपर हो तो उच्च वर्ग की होगी। नाइट्रोजन की मात्रा 280 से कम होने पर निम्न वर्ग, 280 से 560 होने पर मध्यम वर्ग और 560 से ऊपर होने पर उच्च वर्ग में आएगी। फास्फोरस 23 से कम हो तो निम्न, 23 से 56 होने पर मध्यम और 56 से ऊपर होने पर उच्च वर्ग की होगी। पोटेशियम की मात्रा 130 से कम हो तो निम्न, 130 से 335 हो तो मध्यम वर्ग और 335 से ऊपर होने पर उच्च वर्ग की कहलाएगी। अब किसान इसी के आधार पर खाद दे सकते हैं। बहुत कम जैव कार्बन वाले खेत में प्रति हेक्टेयर 15 से 16 क्विंटल कंपोस्ट डालना है। कम जैव कार्बन वाले खेत में 14 क्विंटल, मध्यम में 10 क्विंटल और उच्च में 5 क्विंटल खाद डालनी होगी। अति उच्च जैव कार्बन वाले खेत में जैविक खाद की जरूरत नहीं होती। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर। कृषि के क्षेत्र में कई ऐसी मिसालें हैं जो सफल हुई हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी हैं। और इसी फहरिस्त में एक नाम शामिल है इटावा के शिवम तिवारी का। जी हाँ, इन्होंने अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत के चलते ही ये मुकाम हासिल किया है। तो फिर आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे किसान से जिनको देखकर लगता ही नहीं कि वो किसान है। हमारे साथ शिवम तिवारी इटावा से है, जिन्होंने बीटेक की पढ़ाई शुरू की और उसके बाद खेती को अपना लिया।
आइए जानते हैं कि वो क्या कारण थे कि उन्होंने खेती को अपनाया। शिवम जरा बताएं। सर मेरा नाम शिवम तिवारी है, मैं इटावा से बिलोंग करता हूँ। तो मैं बीटेक मैंने 2015 में शुरू की थी, तो 2019 में कंप्लीट होने वाली। तो उससे पहले ही मैंने 1 साल पहले ही लैब स्टार्ट कर दी थी टिश्यू कल्चर, तो जिसकी मैंने ट्रेनिंग शिमला में ली थी, क्योंकि मुझे नौकरी की तरफ थोड़ा मेरा रुझान कम था और मैंने आज तक अभी तक कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट उसमें अभी तक अप्लाई नहीं किया है नौकरी के लिए। मुझे मेनली आलू के ही पहले से ही हम लोग किसान पिताजी काम करते थे आलू की खेती में, तो सोचा कि इसको ही कुछ अलग करके थोड़ा बीज का काम शुरू किया है, क्योंकि बीज की डिमांड अपने इटावा हुआ, मेरठ हुआ, आगरा, क्योंकि यहाँ आलू बहुत उत्पादन होता है और बीज की क्वालिटी वो नहीं मिल रही थी किसानों को और गवर्नमेंट भी उतना नहीं दे पा रही थी सीड। तो हमने सोचा जैसे पंजाब के किसान कर रहे हैं, सीड बना रहे हैं, खुद अपना लैब लगाइए, तो हम भी कुछ अलग करें अपना, और इससे हमारी उपज भी बढ़ी है और जो हमें दुगना रेट, 3 गुना 4 गुना रेट मिल रहा है। जैसे हमें 500 रुपये पर बोरी 50 kg का रेट मिल रहा है, तो आज हमें 2000 रुपये पर बोरी बिक रहा है। और G0 जनरेशन जैसे इसमें लगा हुआ है, तो इसमें 6-7 रुपये ट्यूबर पर पीस के हिसाब से बिकता है। तो आज नौकरी की तरफ ना जाना वो ज़्यादा बेटर है। और मैंने जैसे शिमला से मेरा टाई अप हुआ है कुफरी फ्राइयोम वैरायटी का, तो वहाँ से हम ट्यूब लाते हैं पर प्लांट की, जैसे कुफरी लीमा है, कुफरी फ्राइयोम है, हर वैरायटी का ट्यूब लाते हैं। उसको हम लैब में मल्टीप्लाई करते हैं मार्च के समय और अक्टूबर में हम इसको एक ग्रीन नेट हाउस है उसमें हम रखते हैं। उसके बाद इसको हम 10-15 दिन ग्रीन नेट हाउस में रखने के हार्डनिंग करने के बाद इसको हम दूसरे नेट हाउस में ले जाते हैं, इसको हम इंसेक्ट नेट हाउस बोलते हैं, वाइट। उसमें हम इसकी प्लांटिंग करते हैं, वही इसको हम 3 महीने का टाइम देते हैं। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई होने के बाद इसको हम G0 जनरेशन बोलते हैं, जो इसका ट्यूबर और आलू निकलता है उसको हम G0 बोलते हैं। उसके बाद ये ओपन में लगाया जाता है, इसको हम G1 G2 बोलते हैं, नेक्स्ट ईयर G2 हो जाता है। इसके बाद G1 G2 हम किसानों को देते हैं और कुछ ट्यूबर जो इसका निकलता है वो G0 हम होता है, उसको हम जैसे छोटे बड़े किसान हैं वो ले जाते हैं, पंजाब हरियाणा की सीड ले जाते हैं। आप ये बताइए कि आप हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं? अगर युवा चाहे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस टाइम बहुत स्कोप है, चाहे वो ऑर्गेनिक खेती करना चाहें या केले पे टिश्यू कल्चर लैब लगाना चाहें, उसमें काफ़ी मतलब स्कोप है। तो नौकरी की तरफ ना जाके अगर खेती बाड़ी पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा और पैसे भी काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, मुनाफा। शिवम तिवारी जब उन्होंने देखा कि इनके यहाँ भी आलू की खेती होती थी यहाँ पे, और शिवम तिवारी बीटेक करने के बाद इन्होंने जॉब को प्रेफर न करके इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना हम आलू की खेती यहाँ करें। उसी बीच में हमारे प्लांट प्रोटेक्शन के साथी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और आलू पे रिसर्च में काम किए डॉक्टर बीबी जायसवाल, हम लोगों के जब मोटिवेट किया शिवम तिवारी जी को, तो शिवम तिवारी ने अपना यहाँ पे एक लैब तैयार किया। उस लैब में लगभग 13 वैरायटी अपने लैब में ये तैयार करते हैं और धीरे धीरे आज करीब मुझे लगता है कि कम से कम 50 से 60 हेक्टेयर खुद अपने खेतों पे आलू की खेती यहाँ कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर लैब इन्होंने जो इस्टेब्लिश की है, ये जिसको हम लोग ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला भी कहते हैं, इसमें जब ये आलू का उत्पादन करते हैं तो एक प्लांट से लगभग 1 लाख तक पौधे ये तैयार कर लेते हैं। और ये इस तरह से जो पौधे तैयार होते हैं ये हमारे डिजीज़ फ्री होते हैं। जो हमारी वैरायटीज़ हैं इनमें सबसे ज़्यादा झुलसा की समस्या आती है, अन्य जो बीमारियाँ आती हैं, जब टिश्यू कल्चर से उस बीज का उत्पादन किया जाता है तो उनमें इन बीमारियों की संभावना नगण्य हो जाती है, जिससे हमारा जो आलू है बहुत ही अच्छा होता है। और जब फील्ड पे हम लोग जब कभी
कभी कभी आते हैं तो फील्ड में नहीं दिखाई पड़ती कोई भी बीमारियां जो टिश्यू कल्चर से उत्पादित हैं। शिवम तिवारी का जो काम है ये मेन है बीज उत्पादन। बीज उत्पादन इसलिए है कि सबसे ज़्यादा जो लाभ हमें मिलता है वो बीज उत्पादन से मिलता है। और जो ये टिश्यू कल्चर से उगा रहे हैं इसमें जो हमारा डिजीज फ्री होता है, इस पर सबसे बड़ा लाभ बीज उत्पादन नहीं मिलता है। दूसरा जो प्रजातियां हैं, जो नई प्रजातियां हैं, उसका बीज सबसे कम होता है और उसका टिश्यू कल्चर में प्रयोग करके इसका सबसे ज़्यादा हम उपयोग कर लेते हैं। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर। किसान भाइयों बहनों, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, जरूरत भी पड़ गई कि हमें उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। और इसके लिए हुआ क्या, हमने रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिल सके। लेकिन इसका दुष्प्रभाव झेला हमारे पर्यावरण और हमारे देश की मिट्टी ने। हमारे देश की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो गई, उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। ऐसे में अब ज़रूरत है कि इस दिशा में कार्य किया जाए और परंपरागत कृषि विकास योजना भी इसी दिशा में एक अहम कदम है। आइए इसी के संदर्भ में जानकारी देते हैं आपको कि क्या है ये योजना, कैसे आप से लाभ ले सकते हैं। राजस्थान
परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाना और स्वस्थ खाद्य पदार्थों का उत्पादन है। ऐसा तभी मुमकिन है जब खेतों में रसायनों का उपयोग कम से कम हो और प्राकृतिक तरीकों का ज्यादा। ये योजना दरअसल मृदा स्वास्थ्य संबंध योजना का ही उपघटक है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य परंपरागत समझदारी और आधुनिक विज्ञान के मिलाप से जैविक खेती सतत मॉडल विकसित करना है। इससे न सिर्फ लंबे समय तक मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी, बल्कि संसाधनों का भी संरक्षण हो सकेगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती करने में भी मदद मिलेगी। परंपरागत कृषि विकास योजना का पहला मकसद ही मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना है और उसके बाद रसायन रहित जैविक खेती के जरिए उपभोक्ताओं को स्वस्थ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। ये योजना इस बात पर जोर देती है कि फसल पोषण और सुरक्षा के लिए बाहर से कम सामान खरीदना पड़े, बल्कि सब कुछ खेतों से ही हासिल कर लिया जाए। इसका मकसद सतत एकीकृत जैविक खेती पद्धति के माध्यम से फसल लागत कम करना और किसान की प्रति हेक्टेयर आय बढ़ाना भी है। ये ऐसी योजना है जो जैविक क्लस्टर बनाकर संस्थागत विकास के जरिए किसानों का सशक्तिकरण करती है। ये सशक्तिकरण कृषि उत्पादन प्रबंधन, उत्पादन लागत, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यवर्धन और सीधे मार्केटिंग के माध्यम से होता है। यानी किसान समूह बनाकर क्लस्टर में खेती करते हैं, प्रसंस्करण करते हैं और मूल्यवर्धन भी करते हैं। इस योजना में जैविक खेती के किसी भी भारतीय स्वरूप को अपनाया जा सकता है। जो भी स्वरूप अपना रहे हैं वो इलाके और फसल के हिसाब से अधिकतम उपज की गारंटी देने वाला होना चाहिए। इसके अलावा किसानों का सीधा संपर्क स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों से हो जाता है। इन्हीं बाजारों में वो अपने उत्पाद बेचते हैं। इस योजना के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहाड़ी, कबिलाई और वर्षा सिंचित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। मैदानी हिस्सों में एक क्लस्टर 1000 हेक्टेयर का होता है, जबकि पहाड़ी इलाकों में 500 हेक्टेयर का। ये क्लस्टर आपस में जुड़े कई गांवों तक भी फैला हो सकता है। योजना के जरिए किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्लस्टर में ज्यादा से ज्यादा छोटे और सीमांत किसान शामिल होंगे। महिला किसानों को या स्वयं सहायता समूहों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। क्लस्टर का प्रदर्शन करने के लिए बाकायदा प्रपोजल तैयार किया जाता है। प्रदर्शन की जिम्मेदारी सहकारी या फिर सरकारी संस्था की है। इन संस्थाओं में कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, छोटे किसानों के कृषि संघ या फिर केंद्र या राज्य सरकारों के संगठन शामिल हैं। एकीकृत पोषण प्रबंधन प्रभाग इसकी निगरानी करता है, जबकि प्रदर्शनों का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। वार्षिक क्लस्टर बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। उसी को जैविक खेती के किसी प्रोजेक्ट पर वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करना होता है। अथर्ववेद में लिखा है कि ये धरती हमारी माँ है और हम सभी इसके पुत्र हैं। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, वैसे ही हमारे देश की मिट्टी हम इंसानों का पेट भरती है। लेकिन रासायनों के इस्तेमाल से इसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में हम सभी का दायित्व है कि अब हम इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएं, और सकारात्मक कदम है प्राकृतिक खेती। क्या है, कैसे आप इससे जुड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है, जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है।
देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें 2 तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद 2 तरह से बन सकती है। मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खासतौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। एक विशेष जानकारी आपको जरूर दे दें कि YouTube चैनल के जरिए दोबारा आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा ये कार्यक्रम देखिए, पुनः तमाम जानकारियां हासिल कीजिए। साथ ही आपको बता दें, आप जुड़ना चाहते हैं हमसे, ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। साथ ही पत्र भी लिख सकते हैं आप हमें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो बस इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।